डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन द नेचर, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना है, दैट इज अ कन्वेंशन ओनली, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को हम अलग से कोई स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव नहीं कहते। जस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मानते हैं, और प्रोटॉन जब फाइंड किया गया तो उसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना गया। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। हम देख सकते हैं यहां पर एक बार फिर, इलेक्ट्रॉन चार्ज is equal to minus the E, where value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. Coulomb is the unit of charge. While proton charge of proton, I will say, is plus E, where E is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. तो नेचर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हम देखते हैं वो चार्ज होता है माइनस ई या प्लस ई, और चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज किसी मैटरलेस पार्टिकल का, जैसे कि फोटोन होता है, फोटोन इज मैटर मासलेस, नियरली मासलेस। इसी तरह से न्यूट्रिनो होता है नियरली मासलेस, लेकिन न्यूट्रिनो मासलेस होता है लेकिन उसका स्पिन होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन न्यूट्रिनो का स्पिन होता है और वह स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के इक्वल होता है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब फोटोन और न्यूट्रिनो जो मासलेस पार्टिकल है उनका कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम यहां कहेंगे चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। तो जहां चार्ज है वहां मैटर जरूर है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैटर पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल नहीं है, मैसिव पार्टिकल कहा जाता है प्रोटॉन को इनफैक्ट। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मैसिव पार्टिकल्स है, मास एसोसिएटेड है चार्ज के साथ, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज होता है। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है तो बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल। और से यदि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स इक्वल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स इट इज द mass chargeless body, that is uncharged body. You will say neutral body. There is no net charge on it. I will say net charge is 0. और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस हैं, अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वह नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। ऑब्वियसली उसका चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड सिमिलरली वी से इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हम उन्हें कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इस तरह से नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं उस बॉडी के अराउंड। और कोई एक बॉडी दोनों चार्ज भी कंटेन कर सकती है एट डिफरेंट पार्ट्स, तो हम आगे देखेंगे वहां पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है यह देखते हैं। सबसे पहले, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, ऑलवेज हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। लेकिन चार्ज अगर मोशन करता है तो जिस फ्रेम में मोशन करता है उस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो जब चार्ज की मोशन होगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वह हम पढ़ते हैं बाद के चैप्टर्स में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट में होता है तो किस तरह से बिहेव करता है, और यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इस स्टडी को। तो when charge is at rest
पहले हम देख चुके हैं मैकेनिक्स में, रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटीज है। अगर हम कह रहे हैं रेस्ट, तो वो किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, हो सकता है किसी और रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा हो। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, इट्स स्टडीज इज डन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज के बारे में और हम देखेंगे हम आगे। लेट अस सी मोर ऑन चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुई है? यूनिट ऑफ चार्ज हम लेते हैं कूलम, और कूलम कितना होता है? कूलम इज बेसिकली 1 एम्पियर करंट इनटू 1 सेकेंड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की टर्म्स में हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अलग होती है, जो हम 3 इंटू 10⁹ के इक्वल होता है 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू, विल से 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज। देयर आर मैनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम यहां पर चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देख रहे हैं। इसी तरह से हम वोल्टेज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी देखेंगे और करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी देखेंगे। और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, तो उससे हम इक्वेट करते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। नॉर्मली हम हमारा जो स्टैंडर्ड है वह कूलम्स में यूज करते हैं। वाइल चार्ज इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम 1 फैराडे यू से 1 फैराडे इन शॉर्ट 1 फैराड या 1 एफ भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 फैराडे होता है 96500 कॉलम। Basically, this is what? This is the charge of 1 mole protons. I will not say electron because electron is negative charge particle. This charge of 1 mole proton. एक बात ध्यान रखना चाहिए, पूरे चैप्टर में हम बार बार कहेंगे चार्ज। तो नॉर्मली अगर हम कहें कि चार्ज है वहां पर, तो चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा। दैट मीन्स सिंपली अ पॉजिटिव चार्ज। So 96500 coulomb, that is means a positive charge. So this is the charge of 1 mole proton, 1 mole protons. If you multiply mole number, that is 6.02 into 10⁻23, that is Avogadro number, into charge of 1 proton, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, you will see that it is equal to 1 farad, that is 96500 nearly. So this is the unit of charge. और आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, बैटरी की कैपेसिटी चार्ज की टर्म में ली जाती है, कितना चार्ज बैटरी एक्यूमुलेट कर सकती है। तो उसकी कैपेसिटी होती है एम्पेयर आवर्स, एम्पेयर इनटू आवर्स। दैट मीन हाउ मेनी एम्पेयर्स एंड हाउ मेनी आवर्स। सपोज देयर इज एग्जांपल, दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली। Suppose for the example I take 150 ampere hour. So you can draw 150 ampere current for 1 hour. Or you can draw 50 ampere current for 3 hours. That is simple. The product of amperes into hours, that is the charge. Charge is constant. A battery can have charge up to 150 ampere hour. That means it can handle a charge of 150 ampere into hour. You can multiply 3600 to convert to the coulomb. So what is 1 ampere hour basically? 1 ampere hour is what? What is 1 ampere hour? That is 1 ampere. 1 ampere means 1 coulomb per second. In hours, that is 3600 second. So 1 ampere hour, that means simply 3600 coulomb charge. So it is very simple.
amount of charge in terms of current. Current is the unit of current has the unit of amperes, that is the fundamental quantity. So charge dimensionally, dimension of charge जो होता है, dimensional formula of charge जो होता है वो होता है Q, that is ampere into time. So this dimensional formula for charge, ampere into time. Let us see more on charge. तो आइए एग्जांपल देखते हैं हम इस पर. A wire contains a steady current of 2 ampere. The number of electrons that pass a cross section in 2 seconds is 2 ampere. That means amount of charge is what? Amount of charge is ampere into time. Amount of charge ampere into time हो गया. Ampere 2 ampere है, time is 2 seconds, so it is 4 coulomb. And we know that charge of one electron, that is negative basically, but amount अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपको फाइंड करना है तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि चार्ज जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या एक प्रोटॉन का चार्ज है. उससे छोटा चार्ज्ड पार्टिकल या उससे कम चार्ज का कोई पार्टिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है. तो इसका मतलब होगा जो भी चार्ज होगा वो n टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा. दैट मीन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. बेसिकली हम उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं यहां पर. तो n क्या होगा? n इज बेसिकली चार्ज अपॉन electronic charge. So 4 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. It will be 2.5 into 10 to the power 19. So number of electrons that will cross pass through the cross section, that will be equal to 2.5 into 10 power 19. So answer is D. तो एक बात हम यह देखेंगे आगे. So let us see more on charge. Charge is scalar and transferable. चार्ज स्केलर है और ट्रांसफर हो सकता है. ट्रांसफर कैसे हो सकता है? देखिए आप, अगर किसी ऑब्जेक्ट से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंचा दिए, तो वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. और यह ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली न्यूट्रल था, अनचार्ज था, तो अब न्यूट्रॉन जाने के बाद यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यदि आप चार्ज देखें स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब टोटल चार्ज हम सीधे सीधे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है. तो हम जब देखेंगे आगे भी छोटी छोटी सी चीजें हैं. अगर 2 कूलम चार्ज है, हमने इस पर ऐड किया 1 कूलम चार्ज, सो टोटल चार्ज will now become 2 plus 1 3 coulomb. So it is very simple. Next important property is charge is conserved. Charge is conserved. इसका मतलब क्या हुआ? पूरे यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है. किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज को जनरेट नहीं किया जा सकता. और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है ये देखिए आप. जब बहुत हाई एनर्जी फोटोन लाइक गामा फोटोन हैवी न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑब्जेक्ट से, या यूं कहें हैवी मेटल, स्पेशली हैवी जो एटम्स होते हैं वो मेटलिक होते हैं, तो हैवी मेटल्स जो होती है उससे टकराते हैं, तो वहां पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन
प्रोड्यूस हो जाता है। तो यह एनर्जी होती है जो मास में कन्वर्ट हो जाती है। इस फोटोन की मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी यह पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। पेयर प्रोडक्शन यानी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू E दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। मास दोनों का बिल्कुल सेम होता है। पॉजिट्रॉन एक प्रकार से आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो गामा फोटॉन्स हमें मिलते हैं, 2 गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। तो यहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उतना नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ। तो नेचर में चार्ज कंजर्व्ड है, यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। हम किसी भी सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया तो वहां नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। सो चार्ज इज कंजर्व्ड, और इस चीज को अप्लाई करते हुए हम काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर यदि आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर किया तो यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। जितना नेगेटिव ये होगा उतना ही एग्जैक्टली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही होगी, बट चार्ज की टाइप जो होगी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा यहां पर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आपने प्रोड्यूस कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं हम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जो देखेंगे वो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज होता है। स्टूडेंट्स इसे कई बार पहली बार सुनते हैं क्वांटाइज वर्ड को, इसलिए शायद समझ नहीं पाते हैं। जो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होती है उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है, सभी वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे हमारा इंडियन रुपी होती है, आप देखते हैं 1 रुपी नोट होता है, 2 रुपी नोट होता है, 5 रुपी नोट होता है, 10 रुपी नोट होता है, 20 रुपी नोट होता है, 50, 100 एंड सिमिलरली 500, 1000 रुपी नोट होता है, और कोई नोट अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं मनी इज क्वांटाइज्ड, इट कैन अटेन ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज इन अवर कंट्री इटसेल्फ, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी इज 1 पैसा। ऑब्वियसली अगर आप चेक भी लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो सकती है 1 पैसा होगी, उससे छोटी तो नहीं हो सकती। आप हाफ पैसा, क्वार्टर पैसा नहीं ले सकते। तो नेचर में जो चार्ज अवेलेबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जैसा कि हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गई? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो चार्ज जो भी होगा किसी सिस्टम पर वह n is a number, n belongs to integer, any integer plus minus 1 it may be. So we can write charge is ne, where n belongs to integer, यानी हमारा जो चार्ज होगा वह 0 चार्ज होगा, या प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा n टाइम्स, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार्ज होगा Q is Ne। नेचर में जो प्रोटॉन है वह ऐसा फाइंड किया गया है कि क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना है, और क्वार्क्स पार्टिकल जो चार्ज जो होता है, क्वार्क्स पार्टिकल का जो चार्ज हमने एनसीईआरटी में कुछ इसकी थ्योरी दी हुई है। क्वार्क्स पार्टिकल चार्ज जो होते हैं 2/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, प्लस माइनस, ऑल्सो प्लस माइनस 1/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी होता है। तो क्वार्क पार्टिकल, लेकिन इंडिविजुअल क्वार्क पार्टिकल नहीं मिलता है। प्रोटॉन जो होता है 2/3 के 2 और 1/3 माइनस 1/3 ई के एक क्वार्क से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन जो 3 क्वार्क से मिलकर बना है। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है 2/3 का 1 और माइनस 1/3 के 2 1/3 के 2 क्वार्क से मिलकर बना है न्यूट्रॉन। इसलिए उसका चार्ज टोटल देख सकते हैं आप हो जाएगा 0, और प्रोटॉन का जो चार्ज हो जाएगा E, क्योंकि आप देख सकते हैं 2/3 प्लस पॉजिटिव 2/3, ऑल इट इज E माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 1।
तो यह सब ई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यह प्रोटॉन जो है 2/3 के 2 और -1/3 के 1 क्वार्क से मिलकर बना है। लेकिन क्वार्क अलग से नहीं मिल सकता, इसलिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी क्वार्क चार्ज की यूनिट हो गई। तो सबसे छोटा चार्ज हो जाएगा आपका 1.6 10⁻19 कूलम बेसिकली, और जो भी चार्ज होगा यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा, प्लस और माइनस, इंटीजरल मल्टीपल होगा। इंटीजरल मल्टीपल ही होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यह तो बहुत आसान बात है समझना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको कई बार। तो आइए आगे देखते हैं हम। चार्ज इज इनवेरिएंट, यह प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल, सपोज चार्ज उस पर क्यू है, किसी स्पीड v से मूव होता है, यह कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, जैसा कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम डायलेशन होता है, मास इंक्रीज हो जाता है स्पीड के साथ, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहां चार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है, चाहे वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हो और किसी भी मोशन में हो। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर इंक्रीज होता है तो चार्ज हमारा जो है वो स्टेबल नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब वह कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कंजर्व नहीं होगा फिर। तो आइए आगे देखते हैं हम। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें यहां इसके बारे में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम चार्ज पार्टिकल्स और उनके बीच में इंटरेक्शंस देखेंगे तो कंडक्टर प्रॉपर्टीज उसकी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडक्टर किस तरह से होता है, आप देखिए, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का सागर होता है, लाइक मेटल। मेटल इज कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र जिसे कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल बेसिकली। और उसमें अगर आप किसी एक पार्ट को देखें, अगर वहां से आप चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो पूरे बॉडी में चार्ज मूव कर सकता है, लेकिन यह मूव किस रीजन से करेगा, किस नियम से करेगा, वह पोटेंशियल का नियम होता है। और यह हम पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर हो सकता है यहां पर हमारा पोटेंशियल से। पोटेंशियल वह कारक है, पोटेंशियल इज द कर्स दैट is responsible for movement of charge. Charge is always flows from higher to lower potential. और जहां तक चार्ज की बात है, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, मैं पहले भी कह चुका हूं, चार्ज का मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। इसलिए चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल से मूव हो रहा है। और कोई मोशन क्यों होती है, मैं क्लास 11th के चैप्टर्स में आपको पहले समझा चुका हूं। हमेशा 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 नेचर में लोअर पोटेंशियल एनर्जी अडॉप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अगर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, दैट इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल पर जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और यह एनर्जी का लॉ मैं बार बार आपके लिए सामने लाऊंगा और उसे अप्लाई करके बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यहां पर। तो दूसरी बात, मेटल में सभी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इफ मेटल इज इन रेस्ट, यस, रेस्ट होना और मूव होने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मूव हो रही है तो मेटल के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन इफ मेटल इज इन रेस्ट, potential, obviously electric potential at every point will be same, will be equal, I say। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मेटल रेस्ट में होती है और पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे मेटल मूव होता है, अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल जनरेट होता है, वो हम वहां देखेंगे। लेकिन यहां पर जब तक मेटल रेस्ट में है, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा,
तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी और इसे हम आगे देखेंगे। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव हो सकते हैं इजीली, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें चार्ज हमेशा एक पॉइंट पर ही फिक्स होगा। अगर आपने किसी एक पोर्शन से चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर, तो वही पोर्शन चार्ज होगा, दूसरे पोर्शन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि मेटल, अगर स्फीयर की बात करें तो चार्ज उसके सरफेस पे होता है। क्यों होता है ये हम देखेंगे, यह हम आगे देखेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से की जाती है, चार्जिंग ऑफ बॉडी किस तरह से पॉसिबल है। तो आइए आगे देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडीज। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जहां इंसुलेटर है वहां पर चार्ज उसके किसी भी पोर्शन पर हो सकता है, क्योंकि मूव नहीं हो सकता। जबकि मेटल में चार्ज मूव हो सकता है इधर उधर, और इंसुलेटर में एक ही पॉइंट पर चार्ज आपने इंट्रोड्यूस किया तो वहां से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल में चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, तो इमीडिएट चार्ज मूव हो जाएगा यहां से वहां, जैसा भी आप उसको चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी देखते हैं हम। चार्जिंग ऑफ बॉडी से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बॉडी किस तरह से चार्ज होती है और चार्ज किस तरह से मूव होता है, कंडक्टर कैसे होता है और इंसुलेटर में किस तरह से होगा। तो आइए देखते हैं हम। यह ध्यान रखिए, दिस इज इंसुलेटर बेसिकली एंड दिस इज मेटल। तो आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो कैसे हुई थी, यह देखिए आप। ग्लास रॉड को सिल्क हमारा एक मटेरियल होता है जिसके क्लोथ फॉर्म होते हैं, सिल्क क्लोथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ऑन रबिंग ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लोथ पर चले जाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने फ्रिक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है। और क्लाउड्स जो होते हैं आकाश में, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से फ्रिक्शन के कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और क्लाउड्स पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और उसके बाद लाइटनिंग होती है, जैसे कि आप देखते हैं बिजली कड़कती है। तो चार्ज ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं, देखिए आप। एबोनॉइड रॉड यदि पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हैं आप और इससे आप एक मेटल स्फीयर को चार्ज करते हैं तो कैसे होगा, देखिए। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, क्योंकि यह इंसुलेटिंग है, चार्ज इस मेटल पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और जब आप इससे रब करेंगे तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ऑन रबिंग मेटल विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जिंग का प्रोसेस है, सीधी सी बात है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन थे एबोनॉइड रॉड पर चले जाएंगे ऑन रबिंग विथ एबोनॉइड रॉड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अब मैंने जो यहां पर चार्ज के सिंबल बनाए हैं वो सरफेस पर बनाए हैं। मेटल पर चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है। क्यों होता है यह हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बहुत जरूरी है बात समझना। जैसा कि हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर और दूसरी बात डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। और यह फिनोमेना आप पहले ही देख चुके हैं। जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो इस तरह के दो रॉड्स एक दूसरे से रिपेल कर रही है और इससे अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों पर सिमिलर चार्जेस हैं और वो रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहे हैं वहां पर, और दो नेगेटिवली चार्ज अगर आप ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो भी रिपेल करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट किसी एक को नेगेटिवली कहा गया है, एक दूसरे को पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है, और इस तरह से वहां से ही हमारा कन्वेंशन चला है। और दो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस की खोज हो गई और उनके बीच में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमें मिल गई। तो हम यहां पर चार्ज सरफेस पर क्यों होता है इसे समझते हैं। सिमिलर चार्ज है अगर सब जगह पर मेटल पर, तो किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्ज इज मेड विद मेनी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सिमिलरली पॉजिटिव आयंस, तो वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर से दूर चले जाएंगे। मेटल में एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आयंस मूव नहीं करते। तो इसका मतलब यह पॉजिटिव चार्ज अगर मूव हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गए। तो जो भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो सबसे दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से, और पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो भी वो सबसे दूर रहना चाहेगा एक दूसरे से, और रिपेल करते हैं अगर एक दूसरे से दूर रहना है उन्हें तो वो सरफेस तक पहुंच जाएंगे। दैट इज सिंपल फिनोमेना। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 10 लोगों को और एक दूसरे से वो दूर रहना चाहते हैं तो सब कमरे की दीवारों के पास पहुंच जाएंगे लाइन से। लेकिन यहां पर लॉ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल है। जब एक दूसरे से दूर रहता है चार्ज तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और इस बात को हम पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट से भी देखेंगे जब हम पोटेंशियल का कंसेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो दूर रहने में, एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और इसीलिए वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, यानी चार्ज सिर्फ सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि रिपेल करते हैं ऑब्वियसली। तो इसी तरह से चार्ज कॉन्टेक्ट की जरिए भी ट्रांसफर होता है। अगर आपने एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को दूसरे पॉजिटिव अनचार्ज स्फीयर से टच कर दिया, या तो डायरेक्ट टच कर दिया या किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो मेटल वायर से कनेक्ट करा तो कंडक्शन होगा और चार्ज दूसरे स्फीयर पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो सपोज इनिशियली आपके पास चार्ज Q था, इस पर चार्ज 0 था। अब आपको दो स्फीयर मिल गए जिन पर ये इंसुलेटिंग स्टैंड है उनके, जिन पर अब चार्जेस हो गए पॉजिटिव। लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा और किस पर डिपेंड करता है यह हम पोटेंशियल के कंसेप्ट से समझेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर देखिए, यह Q1 चार्ज है, सपोज यह Q2 चार्ज है। सो इट इज वेरी सिंपल। इनिशियल चार्ज जो सिस्टम पर Q था, अब जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है। ऑब्वियसली वह Q1 प्लस Q2 Q के इक्वल होगा। तो स्फीयर A को आपने स्फीयर B से कनेक्ट करा, चाहे डायरेक्ट टच किया या वायर से कनेक्ट किया, तो स्फीयर A पर चार्ज B पर चला जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनफैक्ट चार्ज का हो सकता है यहां पर माइनस चार्ज हो तो प्लस माइनस, और उसके बाद जो चार्ज बचेगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होगा, यह होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। जब आप दो मेटल स्फीयर्स को कनेक्ट कर देंगे, टच कर देंगे या वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यह बात हम आगे जाके पोटेंशियल में फिर से पढ़ेंगे। तो यहां तो बस कांटेक्ट होने से किस तरह से चार्ज फ्लो हो रहा है यह देखना है, कितना हो रहा है यह बाद में देखेंगे। और इंडक्शन से किस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है आप देखिए। अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को सपोज किसी अनचार्ज्ड स्फीयर के पास लाते हैं तो क्या होता है। स्फीयर में देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल स्फीयर है ये सपोज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के पास में पहुंचेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो वह पॉजिटिव चार्ज के पास में पहुंच जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर शिफ्ट हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी साइड पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर विल बी 0, ऑब्वियसली टोटल चार्ज विल बी 0, बट दिस इज द इंडक्शन। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ मेटल के, जिस तरह से मैग्नेट लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोहे के टुकड़े भी अपने आप में छोटे से मैग्नेट की तरह काम करने लग जाते हैं थोड़ी देर के लिए अंडर द इंडक्शन ऑफ मैग्नेट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। यहां नेगेटिव चार्ज को उसने अट्रैक्ट कर लिया, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें अट्रैक्ट कर लिया, तो वह पास में आ गए, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहां से इंडक्शन इस तरह से हो रहा है, और आगे क्या होगा इसे हम देखते हैं। यहां पर क्या होगा, यदि आप इसे ग्राउंडेड कर दें तो यह पॉजिटिव चार्ज जो ग्राउंड पे चले जाएगा और यहां केवल नेगेटिव चार्ज होगा। इनफैक्ट इंडक्शन से चार्ज कितना होगा, कैसे होगा, ग्राउंड करने पर क्या होगा, यह सब हम पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और वहीं पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो आइए इंडक्शन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे हमें कुछ और सीखने को मिलेगा, इनफैक्ट काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टू अनचार्ज मेटल स्फीयर L एंड M आर इन कॉन्टैक्ट। दो मेटल स्फीयर है L और M, दोनों कॉन्टैक्ट में है। इंसुलेटिंग सपोर्ट है
यानी कांटेक्ट में है, इसका मतलब एक दूसरे पर चार्ज फ्लो हो सकता है इनका। और नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू एल। नेगेटिवली चार्ज रॉड को एल के पास लाया गया है, ब्रॉट क्लोज। ध्यान से देखिए, नॉट टच्ड, टच करेंगे तो अलग बात होगी और क्लोज लाएंगे तो अलग बात होगी। अगर आपने टच कर दिया तो इसका नेगेटिव इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस पर भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपने जस्ट उसके पास लाए हैं बट नॉट टचिंग इट। क्लियरली मेंशन नॉट टचिंग इट एज शोन। द टू स्फीयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड एंड देन रॉड इज देन विड्रॉन। पहले इसे पास में लाया जाता है तो क्या होगा, पास में लाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इनफैक्ट साफ कहना चाहिए पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इस नेगेटिव के कारण यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां नेगेटिव इंड्यूस होगा जो इस पर चला जाएगा, जो नेगेटिव इंड्यूस होगा इस पर चला जाएगा क्योंकि इससे कांटेक्ट में है वो। तो यहां एक दूसरे में कांटेक्ट में थे, इसलिए यहां जो पॉजिटिव हुआ और यहां जो नेगेटिव हुआ वो दूसरे स्पेयर पे चला जाएगा। अब क्या क्या, स्लाइटली सेपरेटेड। अब अगर आपने इसे सेपरेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे तो रहेगा ही रहेगा, और इस पर जो इसके इक्वल बट अपोजिट नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। रॉड अब विड्रॉ कर ली, रॉड विड्रॉ कर लेंगे आप तो रॉड का नेगेटिव उसी पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यहां पॉजिटिव इंडक्शन हो गया था, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो वो रहेगा इस सेकंड स्फीयर पर, एम स्फीयर पर। दिस इज एल स्फीयर। एज अ रिजल्ट बोथ स्फीयर्स आर न्यूट्रल। नो, हम साफ देख रहे हैं यहां पर इस पर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ था और इसके बैक साइड में नेगेटिव इंड्यूस हुआ जो इस पर चला जाएगा क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है। बोथ स्फीयर आर पॉजिटिव, नो, आप साफ देख रहे हैं बोथ स्फीयर आर नेगेटिव, नो। एल इज नेगेटिव, एम इज पॉजिटिव, अगेन नो, नॉट एट ऑल। ऑप्शन हमें एक और इंक्लूड करना होगा, दैट इज एल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एम इज नेगेटिवली चार्ज। साफ दिख रहा है यहां पर एल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो दिस इज द वे टू फाइंड साइन ऑफ इंड्यूस चार्ज। और भी हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी आगे, तो आइए आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं कूलम्स लॉ। जिस तरह से मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ है। और कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस को डिफाइन करता है, कितना होगा, कैसे होगा। और आप देखिए पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है यहां पर। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी लॉ को डिफाइन करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट्स और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पर अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force between point charges, force between point charges, suppose these point charges are q1 and q2, distance between them is r, you say the magnitude of displacement between them is r। तो फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स जो होगा Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के अमाउंट के होगा, और फोर्स जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा आर स्क्वायर के, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। उसका मतलब फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वह भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर हम फोर्स के लिए लिख सकते हैं कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K जो है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यह वैल्यू नियरली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। इसकी यूनिट भी हम फाइंड करेंगे यहां पर। और यहां पर आप फिर से देखिए, फोर्स विल बी इन न्यूटन्स, चार्जेस विल बी इन कूलम्स, आर विल बी इन मीटर, एंड के वैल्यू ऑफ के इन एमके सिस्टम विल बी 9 इंटू 10 पावर 9। ऐसा ही यूनिट्स कहेंगे इसे इनफैक्ट। तो 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर।
अब मैं आपको यहां पर एक बात अच्छे से फिर से रिमाइंड करा दूं, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया हुआ है, इससे आप बड़े स्फीयर्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, बड़े ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस फाइंड करने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात, इफ Q1 and Q2 are of opposite nature or say opposite sign, then force will be negative. Then force will be negative because Q1 Q2 अगर एक का साइन दूसरे के अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो F will be नेगेटिव। और आपको मैकेनिक्स में मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्शन। सो F is attraction force and obviously इसके अपोजिट बात भी आप समझ ही गए हैं, और वह यह है फॉर सेम साइन ऑफ Q1 एंड Q2 F is positive, so F is repulsive. So F is a repulsive force. और अब हम यहां देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड जो है आपको लगना चाहिए किस वर्ड से बना है, दैट इज परमिशन वर्ड से बना है बेसिकली। और एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी वर्ड को देखकर ही लग रहा है कि परमिशन टाइप परमिशन वर्ड से बना हुआ है। सो परमिशन किसके लिए? दोनों चार्जेस के बीच में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसके एग्जिस्टेंस की जो परमिशन है स्पेस में, फ्री स्पेस में, वह एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। लेकिन फ्री स्पेस के अलावा अगर यहां पर कोई दूसरा मीडिया है तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी और इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड की जा सकती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप देखिए, यह होगी 1/4 पाई 9 × 10⁹। बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट्स जो होगी वो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। आप यहां से देख सकते हैं दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा या कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर इज व्हाट? K, और K की रेसिप्रोकल यूनिट्स हो जाएगी दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या यूनिट्स हो जाएगी आपके एप्सिलॉन नॉट की। और अगर दूसरा मीडिया है, तो मैं क्या कह रहा था, दूसरा अगर मीडिया है यहां पर, तो दूसरे मीडिया के लिए एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू K times the epsilon naught. Sometimes we say it is epsilon R. K is sometimes called epsilon R, that is relative permittivity. In this case, the force will be Q1 Q2। अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है और उस मीडियम की बात करें तो वहां पर फोर्स हो जाएगा 4 पाई K times epsilon naught, where K times epsilon naught is the permittivity of the medium, that is permittivity of medium between the charges। और R स्क्वायर तो होगा ऑब्वियसली, तो फोर्स जो होगा वह F डैश होगा सपोज। और आप आसानी से देख सकते हैं यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो रेशियो है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। F by F dash is simply K, that is also called dielectric constant of the medium।